हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा आपको दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य युग, मौर्य डायनेस्टी जिसे कहेंगे। 323 बीसी से 184 बीसी तक का कार्यकाल मौर्य साम्राज्य का रहा है। सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर लेने के लिए 8444741008 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, सीटेट, एचटेट, स्क्रीनिंग, हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम का स्टडी मटेरियल पीआरटी लेवल से लेकर प्रिंसिपल तक आपको बाय कोरियर मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पिछली वीडियोज आपने जैनिज्म की देखी, उससे पहले बुद्धिज्म था, उससे पहले इंडस सिविलाइजेशन था। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा क्रैश कोर्स 2 घंटे में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को स्टोरी बेस बना करके मैंने अपलोड किया है। यूट्यूब के ऊपर कहीं भी सर्च करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय सर, तो सबसे पहले आपको वो दिखेगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वो देखिए। हिस्ट्री को पढ़ने का आपका नजरिया और अंदाज बदल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश में शुरू करेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को, जो मौर्य साम्राज्य और मौर्य वंश का फाउंडर, संस्थापक, जनक भी माना जाता है। कार्यकाल इनका रहा 323 बीसी से 295, यानी 323 बीसी से 295 बीसी। स्ट्रैबो, परियन और जस्टिन प्लूटार्क ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है। पहला ही क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जाता है वो पूछा जाता है, किस किस व्यक्ति को सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर सीधा सीधा होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे बढ़िए। एपियन और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस भी कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से नामों से जाना गया? एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना गया और आपका सैंड्रोकोटस के नाम से भी। सबसे पहले विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अब ये क्वेश्चन एक और बन जाएगा आपका कि 1793 में किस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से पहचाना? विलियम जोन्स आएगा। विलियम जोन्स ने 1793 में चंद्रगुप्त को किस नाम से पहचाना? सैंड्रोकोटस आएगा। विलियम जोन्स ने 1793 में सैंड्रोकोटस के नाम से किसको पहचाना? चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बदल बदल कर आपके सामने रखे जाएंगे। पहचानना आपको है, समझा मैं रहा हूं। ब्राह्मण ग्रंथ में एक सवर से चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया। वृषल और कुलहीन किसको? चंद्रगुप्त को, ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार। विशाखा दत्त के द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन यहां भी कहा गया है। महापरिनिर्माण सूत्र में मौर्यों को पिपली वन तथा अक्षत्रिय वंश का शासक कहा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य चाणक्य था। यह सिंधु नदी एवं झेलम नदियों के बीच में स्थित था। ये आप लोगों को सिंगल सिंगल ऐसे ऐसे कंटेंट में बता रहा हूं जो आप लोगों को डीपली नहीं जाने पड़ेंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ज्यादातर बच्चों को आमतौर पर यह पता करना जरूरी होता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मेन पॉइंट हमें पता चले, क्रैश कोर्स हमारा हो जाए, बाकी हम अपने आप निकाल लेंगे। इसी क्रैश कोर्स की कड़ी में ये सारे सिंगल टॉपिक चल रही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। याद रखिए, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। यही चाणक्य है जिन्हें कौटिल्य भी कहा गया। जस्टिन में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह, जस्टिन ने क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। केवल एपियनस ने इस बात का उल्लेख किया है कि सेलुकस का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था। स्ट्रेबो का कथन है कि सेलुकस ने एरियाना के प्रदेश चंद्रगुप्त को विवाह संबंध के फलस्वरूप दिए थे, लेकिन स्टोरी एक अलग है। ये इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो सेलुकस कौन था? चाणक्य ने अपने अपना जो महाराज था चंद्रगुप्त, उसको जब उन्होंने धनानंद को खत्म कर दिया, नंद वंश को हरा दिया, उसके बाद जब सेलुकस के साम्राज्य की तरफ बढ़े तो सेलुकस की हार हुई, चंद्रगुप्त की जीत हुई। समझौता इस बात पर हुआ कि सेलुकस निकोटर
जो न एक प्रकार से जिस व्यक्ति को हम लोग अलेक्जेंडर का भारत में प्रतिनिधि मानते थे, उस व्यक्ति ने अपनी पुत्री हेलेना निकोटर का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया और बदले में काफ़ी सारे हाथी और बहुत बड़ा सा धन-दौलत दिया था, जिसके बदले में चंद्रगुप्त ने उसको माफ़ कर दिया और उसको अपने साम्राज्य में बने रहने दिया। रियल जो स्टोरी है, वो इसके पीछे की ये है। आइए और देखते हैं, सेलूकस ने चंद्रगुप्त को 12 प्रांत एरिया, अराकोसिया, जड़ोसिया, पेरिमेस्डाई, काबुल, कंधार, मकरान ये सब दहेज में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेलूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने मौर्य प्रशासन पर अपनी इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। अब यहाँ की स्टोरी देखिए। दोस्तों, जितने भी राजा महाराजा होते थे, हर किसी की ये सोच होती थी कि आगे वाली जनरेशंस, भविष्य में देश के लोग उन्हें जाने, उनका सम्मान करें, उनकी महानता और वीरता को हमेशा नमन करें। और इसकी सबसे सस्ता साधन होता था और सबसे लोकप्रिय साधन होता था, अपने यहाँ पर राजाओं के यहाँ लेखक काफ़ी सारी मात्रा में होते थे और इनको पता था कि लेखक जो लिखेगा अपनी किताब में, वही भविष्य में जाना जाएगा, क्योंकि किताबें ही एकमात्र ऐसी सोर्स थी, जो भविष्य में पहचानी जानी थी। तो इसलिए चंद्रगुप्त ने ये इच्छा जताई कि भविष्य में अगर वो महान बनना है, तो उसको अपने द्वारा कुछ ऐसी किताबें लिखवानी चाहिए, जो भविष्य में उसको एक योद्धा के रूप में, एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, एक प्रतिभाशाली राजा के रूप में दिखाएँ। और उसने मेगास्थनीज का तो ज़िक्र ही उस समय नहीं था। चंद्रगुप्त ने अपने ससुर सेल्यूकस निकोटर से ये इच्छा ज़ाहिर की और उसे कहा कि मुझे कोई बढ़िया जो लेखक है या एक प्रकार से जो फिलोसोफर है वो चाहिए। सेल्यूकस निकोटर जो मध्य एशिया से आए हुए और अलेक्जेंडर जैसे महान शक्तिशाली व्यक्ति का एक उत्तराधिकारी था, उसके सामने जब बात गई, तो उसने यूनान से बात करके या अलग-अलग राजाओं के संपर्क होते थे, तो मेगास्थनीज को बुलाया और मेगास्थनीज को बुला करके चंद्रगुप्त को गिफ्ट किया, यानी चंद्रगुप्त के दरबार में उसको भेजा। एक प्रकार से अपने दामाद के दरबार में भेजा और उसे कहा गया कि आप उसकी वीरता की गाथाएँ लिखिए और मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य प्रशासन और चंद्रगुप्त की वीरता के बारे में पूरे का पूरा वर्णन किया गया है। तो मेगास्थनीज के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज किसका लेखक था? इंडिका का लेखक था। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त के दरबार में। भेजा किसके द्वारा गया? सेल्यूकस के द्वारा। मेगास्थनीज में किसका वर्णन किया गया है? मौर्य शासन। ये कुछ क्वेश्चन बदल-बदल के अलग-अलग एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त ने जब मगध पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक धनानंद था, जो नंद वंश का आखिरी राजा था। गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपूत पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण भी करवाया था। जब मगध में 12 साल का अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रभाऊ के श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया। श्रवणबेलगोला में ही जब निराहार समाधि, एक प्रकार से जल अन्न त्याग करके उसने समाधि ली और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई, उसने प्राण त्याग दिए। फिर आप बात करेंगे बिंदुसार की। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, जो 298 बीसी से 272 ईस्वी तक जिसने राज किया, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना, जो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी लेखकों में बिंदुसार का नाम अमित्र घात था। तिब्बती लामा तारानाथ तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य बिंदुसार का मंत्री था। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा। सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम में अपने डायनोसिस बिंदुसार के दरबार में भेजा। प्लिनी के अनुसार टालमी द्वितीय फिलेडेल्फस ने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। एथेनियम के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस सीरिया के राजा को एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए कहा था। रियलिटी इसमें यह है कि बिंदुसार का बहुत अच्छा मित्र होता था सीरिया का राजा एंटियोकस, और उसने अपने इस मित्र दोस्त से 3 चीजें मांगी थी। एक उसने मांगा था सूखी पंजीर,
सूखी पंजीर या जो उस प्रकार से एक प्रकार से शक्तिशाली वर्धक चीज़ होती थी। एक उससे माँगी थी मदिरा यानी शराब और तीसरा माँगा था उससे एक दार्शनिक यानी एक फिलोसोफर। 3 चीज़ें उससे माँगी थी, सूखी अंजीर और मदिरा। ये दोनों चीज़ें एंटियोकस ने उसी समय दे दी थी और जो दार्शनिक था, वो उसने उसको बाद में भेजा, जिसका नाम था एथेनियम। ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है जाननी, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी, तब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे। चाणक्य के बाद खल्लाटक और राधागुप्त महामंत्री के रूप में नियुक्त हुए। अब बात आती है इस वंश के सबसे चमकते सितारे भारत के गौरव अशोका के बारे में। 273 ईस्वी से बीसी से 232 ईस्वी तक राज किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन का राजा था। अब देखिए, राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी में, कार्यकाल दिखाया गया 273 से, तो ये 4 साल कहाँ गए? अशोका ने अपनी गद्दी प्राप्त करने के 4 सालों के उपरांत अपने सभी 99 भाइयों की हत्याएँ की और उसके बाद वह एकमात्र राजा के रूप में अपना राज्याभिषेक के लायक बना। तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है आमतौर पर कि राजा बनने से पहले अशोका कहाँ का राजा था या क्या पद था? अशोका उज्जैन के राज्यपाल के पद पर था। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अशोका के भाइयों की हत्या का वर्णन कहाँ से मिलता है? सिहली अनुश्रुति के अनुसार ये वर्णन मिलता है। अशोक ने नेपाल को विजित किया और तक्षशिला का विद्रोह उसने शांत किया, जिसकी वजह से वह काफ़ी फेमस भी रहा। अशोका ने अपने राज्याभिषेक और तक्षशिला का विद्रोह को उसने शांत किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंगा पर विजय प्राप्त की। कलिंगा का युद्ध उसके एक प्रकार से यहाँ 9वां भी आप 8वां भी बोल सकते हैं इसको, 8वां भी कहा जा सकता है क्योंकि 269 से 261 की तरफ चलेंगे तो कई किताबों में से 8वां भी बोला जाता है क्योंकि एक ही साल आप काउंट करेंगे या 269 वाला या 261 वाला। अभिलेखों में ईरानी शैली में अशोक देवाना प्रियदर्शी उपाधि से विभूषित हुए। कौन सी उपाधि उन्हें मिली? देवानाम प्रियदर्शी। सम्राट अशोक के 5 प्रांतों का वर्णन किया गया है। पहला प्रांत था उत्तरापंत, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली। चौथा था दक्षिणापंत, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी और 5वां था प्राच्य यानी पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब इनको कई बार है ना उचित मिलान आता है, इनको आपको कई बार मिलाना पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर उचित मिलान में आता है सूची 1, सूची 2 बनाकर तो कैसे आप इनको मिलाएँगे। मास्की गुर्जरा, नेतूर उदयगोलम के शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा है। अशोक की माता का नाम सुवर्धांगी था, ये भी याद रखना भई। अशोक की माता का नाम क्या था? सुवर्धांगी था। अशोक के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। कलिंग युद्ध, अशोक के अभिषेक के 9वें वर्ष या 8वें कह सकते हैं इसको क्योंकि 1 साल घटाओगे तो। बौद्ध धर्म का ग्रहण अभिषेक के 9वें वर्ष, सिंपल वही है। कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। निष्क्रियता काल, अभिषेक के 10वें वर्ष के प्रारंभ तक निष्क्रियता काल रहा। बौद्ध यात्रा 10वें वर्ष अभिषेक के। अभूतपूर्व सफलता का अनुभव, अभिषेक के 12वें वर्ष चतुर्थ शिलालेख के अनुसार ये वर्णन मिलता है। लुम्बिनी यात्रा अभिषेक के 20वें वर्ष की। अशोक ने अभी अपने शिलालेखों में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरामीक ये चारों के चारों याद रखना है। ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरामीक लिपि का प्रयोग किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक भिक्षु को प्रदान होता है या उसको श्रेय जाता है। अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। 1750 ईस्वी में टीफे प्रिंसेप ने इसको पढ़ा।
प्रथम अब शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। अब आइए और डिटेल देखते हैं, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंगल टाइप क्वेश्चन, सिंगल लाइन क्वेश्चन, सेंटेंस टाइप क्वेश्चन, ये आपके लिए जानना बहुत बेहतरीन होगा। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश तिस्सा था, जिसने भी देवानाप्रिय की उपाधि, इसको भी देवानाप्रिय की उपाधि धारण हुई थी। नागार्जुनी अभिलेख में देवानाप्रिय उपाधि मौर्य नरेश दशरथ के लिए भी उपयुक्त थी। यहाँ साव्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिनी ग्राम धार्मिक करों से मुक्त कर दिया गया। केवल 8वां भाग लेना इसके लिए निश्चित किया गया। रुमिनदेई अभिलेख में ये लिखा जाता है, क्योंकि जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, वहाँ पर टैक्स कम कर दिए थे और ग्राम धार्मिक करों से उसको मुक्त कर दिया गया। सिर्फ 8वां भाग उसके लिए निश्चित था। अशोक की मृत्यु 236 ईस्वी बीसी में हुई। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। एक ये क्वेश्चन याद रखेंगे भाई, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 बीसी में उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग। धम्म महामात्र अशोक द्वारा नियुक्त नवीन कर्मचारी जो जनता के धर्म में रुचि पैदा करते थे, उन्हें धर्म महामात्र कहा जाता था। युक्त जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। राजुक भूमि की पैमाइश करने वाला एक न्यायिक अधिकारी होता था। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, हेड ऑफ द माइंस। सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, जहां पशुओं को हत्या की जाती थी। अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ, अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ कौन से थे? नंबर 1 मंत्री तथा पुरोहित। मंत्री तथा पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। समहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। सन्निधाता राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख अधिकारी। सेनापति सेनाध्यक्ष। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालन करने वाला संचालक। कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का न्यायाधीश। दंडपाल सैन्य सामग्री जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। अंतपाल सीमा बॉर्डर के दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल देश के अंदर के जो दुर्ग थे, किले थे, उनका प्रबंधक। दोनों में अंतर है। अंतपाल जो है, जो बॉर्डर के जो किले थे, उनका रक्षक था, और जो दुर्गपाल है, वो देश के अंदर के किलों का जो प्रबंधक था, वो था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला एक अधिकारी होता था। दोवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। अंतवर्षिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का अधिकारी। आवंटिक वन विभाग का अधिकारी होता था। आगे देखते हैं प्राचीन काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। प्राचीन काल की महत्वपूर्ण रचनाओं में किस-किस का वर्णन आता है? इधर पुस्तक है, इधर उनके लेखक हैं, फिर आगे पुस्तक हैं, फिर उनके लेखक हैं। आइए शुरू करते हैं। 1 से लेकर के लास्ट तक हम लेकर चलेंगे, ताकि आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलें जो बार-बार आएँ। काव्य दर्शन की रचना दंडिन ने की। सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। एक-एक को देखिए आप लोग, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अलग-अलग जगह देखने को मिलने वाले हैं। 10 कुमार चरित दंडित के द्वारा। न्यायावतार सिद्धसेन के द्वारा। सोपन वास्तवदत्ता भास ने लिखी। कादंबरी बाण के द्वारा लिखी गई। चारुदत्ता भास के द्वारा। नागानंद हर्ष के द्वारा। अरुभंग भास के द्वारा। प्रियदर्शिका को लिखने वाला राजा हर्ष था। हर्षचरित ने बाण लिखी। रत्नावली को लिखने वाला भी राजा हर्षवर्धन था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी। किरातार्जुनीम भारवी के द्वारा लिखी गई फेमस किताब थी। नीति शास्त्र को कामंदक ने लिखा। रावण वध
वत्स भट्टी ने लिखी। कामसूत्र लिखने वाला वात्स्यायन था, अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा। चरक संहिता लिखने वाला महान चरक था, ऋतु संहार कालिदास ने लिखी। मेघदूत को भी कालिदास ने लिखा, कुमार संभव भी कालिदास ने लिखी, रघुवंश भी कालिदास ने लिखी, मालविकाग्नि मित्रम भी कालिदास ने लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी, विक्रम मो मौर्यविशम सियम कालिदास के द्वारा लिखी गई किताब थी। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की पुस्तक, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी, योगाचार असंग के द्वारा लिखी गई, चंद्र व्याकरण चंद्रभूमि, विशुद्धिगम बुद्ध घोष, व्रत संहिता वरामिहिर के द्वारा, पंच सिद्धांतिका वरामिहिर, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम फिर आर्यभट्ट। ये इसमें से है ना कम से कम 10-12 बुक ऐसी होंगी दोस्तों, जो आप लोगों को बहुत बार आपने एग्ज़ाम में देखी होगी। अगर ठीक-ठाक आप एक-एक बात को देखेंगे, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कौन-सी किताबों को कहाँ-कहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जा चुका है। क्योंकि ऐसी पुस्तकें हैं, जिन्होंने आप लोगों ने देखा होगा कि इतने पेपरों में इनको पूछा गया है, जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हर बार आप लोगों को इसमें से कभी किसी को राइटर के नाम से पूछा गया, कभी किसी बुक का राइटर, कभी राइटर की बुक। आप लोग सोच सकते हो, इतनी बार इन क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने रखा गया है। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा लगे, जो आपको जिसके ऊपर डाउट हो, तो आप लोग जब भी चाहो, तभी उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं पूछेंगे, तब तक हमें अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि आप लोगों को कहाँ पर डाउट इसमें है। तो ये तो थी वो पुस्तकें, जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। अब हम चलते हैं इससे आगे वाले पार्ट पर, जहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट के क्वेश्चन्स हैं, वो आपके इस साम्राज्य से रिलेटेड होंगे। और जितने भी आप लोगों को आमतौर पर यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे, जो आप लोगों को दिखेंगे अलग-अलग एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लो लेवल का एग्ज़ाम हो, अंदाज़ा आप लोगों को उससे लग जाएगा। अब कुछ और चीज़ देखते हैं इसी से संबंधित। रूप जीवा स्वतंत्र रूप में वेश्याभूमि करने वाली स्त्रियां होती थी। परवहन एक प्रकार का सामूहिक समारोह होता था। अदेव मात्रक ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। सीता राज्य की भूमि से होने वाली आय के रूप में। एग्रोनोमी मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी होता था। आहितक आहितक अस्थायी रूप से बंधक एवं आश्रित दास होता था। उपदा परीक्षण राजा द्वारा मुख्यमंत्री तथा पुरोहित को चुनने की प्रक्रिया होती थी। तीर्थ अर्थशास्त्र में वर्णित ऊंचे सत्र के कर्मचारी, जिनकी संख्या 18। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, धर्मसत्य दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, साहस चोरी डकैती लूट के मामलों को धर्मस्तरीय न्यायालय में पेश किए जाने को साहस कहा गया। संस्था एक ही स्थान पर संगठित होकर गुप्तचरी करने वाली संस्था। संचार घूम-घूम कर गुप्तचर करने वाली संस्था, आहार जिले को कहा गया। और ब्राह्मण निस्साल निषाद वेद पंडित को। अशोक के अभिलेखों का वर्णन वर्णन हो, अशोक का जिक्र हो और उसके अभिलेखों का वर्णन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अशोक के अभिलेखों में पहले अभिलेख में किस चीज़ का वर्णन है? उत्सवों के आधार पर पशु हत्या करना वर्जित था। राजकीय रसोई में 2 मोर और 1 हिरण के वध का उल्लेख मिलता है। अशोक का जो पहला शिलालेख है, उसमें पशु हत्या करना वर्जित था और राजकीय रसोई में 2 मोर और 1 हिरण के वध का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। दूसरे अभिलेख की अगर बात करेंगे, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं श्रीलंका के भूमि का वर्णन मिलता है। पशु एवं मानव चिकित्सीय सुविधा यहाँ पर उपलब्ध थी। तीसरे अभिलेख में क्या है? युक्तकों, प्रादेशिकों, राजकों को 5 वर्ष के अंतराल से साम्राज्य के सभी भागों में भ्रमण करने का आदेश उल्लेखित है। चौथे अभिलेख में क्या है? धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था, सम्मान एवं धर्म से संबंधित अन्य सिद्धांतों का यह वर्णन मिलता है। 5वां अभिलेख किसके बारे में है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति, ग्रीक, कंबोज, गांधार, पिटनिक लोगों के कल्याण एवं कुलीन सेवक, अंकीचन तथा कारागार कारागार जिसको आप लोग जेल बोलते हो,
जिसको आप लोग सलाखों के पीछे जेल के अंदर का स नज़ारा जहाँ होता है, उसी को आप लोग इसमें मानेंगे। तो इसका वर्णन होता है और जेल के बंदियों के कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कौन-से अभिलेख में है? 5वें अभिलेख में है। 6ठे अभिलेख में क्या है? सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं आत्म नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। 7वें अभिलेख में मानव समुदायों के मध्य सह अस्तित्व, आत्म संयम एवं मानसिक शुद्धता का उल्लेख है। 8वां अभिलेख अशोक द्वारा संपादित की गई धम्म यात्राओं के संबंध में। अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 8वें में। 9वां अनावश्यक गतिविधियों को रोककर धम्म विषयक गतिविधियों पर बल दिए जाने का उल्लेख है। 10वां अभिलेख अशोक ने आदेश दिया कि राजा या उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। 11वां अभिलेख धम्म की शिक्षा, धम्म की प्रशंसा एवं धम्म में सहयोग प्रदान करने का उल्लेख है। 12वां अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की अवधारणा का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। 13वें अभिलेख में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन है। दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पश्चाताप और धम्म को विजय के रूप में अंगीकृत करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। 14वें अभिलेख में अशोक ने पूर्व संदेशों की पुनरावृत्ति की है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने थे। तो इसमें अभिलेखों में आप लोगों को अलग-अलग समय पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, जो आपने देखे होंगे। पिछली वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होगी। अगले वाली वीडियो के साथ भी बने रहिए आप लोग। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो मैंने आपको बताई थी। पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। जहाँ भी ज़रूरत होगी 8 डबल 8447 4 चल नहीं रहा ना ये थोड़ा-सा स्लो मैं दोबारा लिख देता हूँ नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 8447 4 1 0 1 0 8 ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8447410108। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। और आपका नाम, आपका सिटी, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट कौन-सा है, ये चीज़ें लेकर अगर व्हाट्सएप करेंगे, तो जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको समय-समय पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत कीजिए।